हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्रकाश यानी कि आपका ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, यानी कि प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, गोलीय दर्पण, लेंस, मानव नेत्र, इससे संबंधित जो भी थ्योरी थी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन अपनी रेलवे भर्ती परीक्षा 2018, ग्रुप डी, एनटीपीसी 2015, एएलपी टेक्नीशियन, जेई आरपीएफ 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम करेंगे। और दोस्तों मैंने जो क्वेश्चन देखे थे वो आपके 100+ क्वेश्चन देखे थे जो अपने रेलवे प्रीवियस ईयर में आए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 75 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं, उनकी वजह से उनको हम छोड़ेंगे। क्योंकि आपको पता है ये पीडीएफ है, मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ, मैं खुद टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश में करता हूँ, तो टाइम लग जाता है। इस वजह से जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनको मैं छोड़ देता हूँ। चलिए दोस्तों, ये हमारा पार्ट नंबर 29 वीडियो है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि 30वां वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया था, लेकिन 29 नंबर जो वीडियो है ये वाला था, इसको हम आज डाल रहे हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है प्रीवियस ईयर जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उनकी तैयारी करवाएगा। और हमने आपको टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पर अवेलेबल की जा रही हैं। यहाँ पर आपको डेली एक टेस्ट मिलेगा, इसके अलावा उनका फ्री एनालिसिस भी आपको मिलेगा। और इसमें आपके सभी सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे, यानी कि मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, सारी सब, इंग्लिश है, सारे सब्जेक्ट हैं आपको अवेलेबल हैं। तो उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर हैं वहाँ पर आपको फ्री क्लासेस सेम डे यहाँ पर देने वाले हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो ये है, जिस सामग्री से रोशनी पारित होती है उसे क्या कहा जाता है। मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी जो वस्तुएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक आपकी होती है ट्रांसपेरेंट, एक होती है नॉन ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होती हैं, जिनके आर पार वस्तुएं देख सकते हैं, पारदर्शी उनको बोलते हैं, ठीक है। और एक होती है अपारदर्शी, जिनके आर पार कुछ दिखाई नहीं देता। तो आपसे पूछ रहे जिनसे रोशनी पारित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, टिंडल प्रभाव किस घटना से संबंधित है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो प्रकाश जब किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है जिसके जो कण होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो जब प्रकाश को उस माध्यम से गुजारा जाता है तो ऐसा हमको प्रतीत होता है, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने यह देखा था कि जो प्रकाश जो है उन छोटे छोटे जो कण हैं उनको एक प्रकार से फैला देता है। प्रकाश की इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। और ये आपकी प्रकाश का प्रकीर्णन है, ठीक है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट उससे संबंधित है। मैंने आपको पढ़ाया था, तभी आपको बताया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो ये आपको ध्यान भी रखना चाहिए, मैंने आपको बताया था। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, इतना होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति का अधिकतम मान कहां पर होता है। अब देखिए प्रकाश की जो गति होती है ना वो डिपेंड करती है कि माध्यम कितना सघन है या कितना विरल है। तो माध्यम में जितना विरल होगा उसमें प्रकाश की जो गति है उतनी ही ज़्यादा होगी, और आपका जो माध्यम है, आपका जो मीडियम है, जितना ज़्यादा सघन होगा वहाँ पर जो स्पीड है उतनी कम होती है। तो यहाँ पर जो आपका निर्वात होता है, वैक्यूम होता है, उसमें जो प्रकाश की स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है। और आपको बताया भी था कि ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो देखिए प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत था वो आपके प्लांक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और प्लांक नामक वैज्ञानिक ने एक इक्वेशन में दिया था जिसको E बराबर, आपका जो मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक था उसने आपको ऊर्जा के रूप में बताया था। और ये आपके आइंस्टीन से संबंधित है, E बराबर hν, ठीक है। ये समीकरण भी इससे संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो प्रकाश था उसको माना जाता है कि जो प्रकाश है वह कण व तरंग दोनों के ऊपर आपका दोनों प्रकार से प्रकृति होती है। और उसी के बारे में आपका जो तरंग, आपका जो क्वांटम सिद्धांत है कि प्रकाश एक क्वांटम के रूप में पाया जाता है, ठीक है, ये आपके सिद्धांत दिया गया था। और प्लांक नियतांक आपने देखा ही होगा, H जो है वो इसी यहाँ से निकल के आता था, ठीक है। तो प्लांक नामक वैज्ञानिक था, प्लांक साइंटिस्ट था जिसने आपका क्वांटम थ्योरी को दिया था। चलिए अगला जो प्रश्न है वो ये है, किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप एक प्रिज्म से होकर जब किसी लाइट को पास करते हो तो मैंने आपको बताया था कि 7 अलग अलग रंग के आपके 7 अलग अलग रंग यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ट्रिक होती है वो होती है VIBGYOR, VIBGYOR ये ट्रिक होती है। और बताया था कि रेड यहाँ पर ऊपर ऊपर होता है,
इसका मतलब है कि रेड होता है, लाल जो होता है उसका विचलन सबसे कम होता है। मतलब लाल रंग होता है वो आपके फैलता नहीं है, इसका जो विचलन कोण होता है सबसे कम होता है। मैंने आपको इसका जब आप बताया था प्रिज्म से आपका प्रिज्म बनाकर आपको बताया भी था, तो आपको बताया था कि रेड होता है उसका क्या होता है, सबसे कम विचलन होता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न ये है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, इस घटना को कौन सा आपका सिद्धांत है वो यहाँ पर सिद्ध करता है। तो देखिए एक होता है ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। ठीक है, ध्रुवीकरण एक घटना होती है और जो आपको जो प्रकाश जो है उसके आपके प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग है, इसकी आपका प्रदर्शित करती है कि प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्रुवीकरण के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग ग्लासेस लेते हैं, उससे क्या होती है आपका जो प्रकाश होता है वो ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूरज की रोशनी में उसके संघटक रंगों को कौन विभाजित कर सकता है। यानी कि सूरज की रोशनी होती है उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, वह आपके हिडन होते हैं, तो उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताया था कि प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म से होकर जब हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 अलग अलग कलर्स हमको दिखाई देते हैं। तो ये आपका प्रकाश का जो आपका प्रिज्म जो है, प्रिज्म से हम इजीली देख सकते हैं कि आपका जो श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश है उसमें कौन कौन से संघटक रंग होते हैं, कौन कौन से रंग इंक्लूड होते हैं, उसका पता हम प्रिज्म की सहायता से लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि प्रिज्म क्या करता है। तो आपको बताया था कि जो प्रिज्म होता है वो क्या करता है कि प्रकाश में आपके कोई भी अवयवी उसके घटक होते हैं, है ना, श्वेत प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं, तो उनको क्या कर देता है, एक प्रकार से वो आपके तितर बितर करता है, मतलब फैला देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि वो स्कैटरिंग करता है प्रकाश की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है कि ऐसी वस्तुएं जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं। अब देखिए आपके प्रकाश में उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर जो वस्तुएं होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रदीप्त यानी कि लुमिनस और एक होती है नॉन लुमिनियस। ठीक है, तो लुमिनस क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जिनमें खुद का प्रकाश होता है उन्हें लुमिनस कहते हैं, और ऐसी वस्तुएं जिनमें आपका खुद का प्रकाश नहीं होता उन्हें नॉन लुमिनस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो टाइपिंग एरर है इसको मैं सही कर लेता हूँ। ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन आपका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ा गलत है। ओके, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉन लुमिनियस आपके आएंगे जिनमें खुद का प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि रेफ्रेसिव इंडेक्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए रेफ्रेसिव इंडेक्स होता है ना, वो एक ऐसी संख्या होती है जो प्रदर्शित करती है कि किसी माध्यम में आपकी जो प्रकाश की गति है वो कितनी तेज है या कितनी स्लो है। तो ये हम ज्ञात कैसे करते हैं कि आपका जो हवा में प्रकाश की चाल होती है बटे आपका जो प्रकाश की पदार्थ में चाल होती है, इसके आधार पर वो ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ है, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम या गिवन ऑब्जेक्ट, ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हमें जो घास है उसका रंग हरा क्यों दिखाई देता है। तो मैंने आपको पहले बताया था, प्रकाश वाली पहले आपकी जो क्लास हुई थी उसमें बताया था कि हमारी जो आंखें होती है ना, जिस प्रकार के रंग को परावर्तित करती हैं, रिफ्लेक्ट करती है हमारी आंखों के ऊपर। ठीक है, हमारी जो आंखें होती हैं उससे टकराकर जो परावर्तित किरणें आती हैं, जिस रंग की हमारी जो आंखें होती हैं उससे प्रकाश किरणें परावर्तित होती हैं, हमें वह वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, इसका राइट आंसर जाएगा कि हमारी जो आंखें होती हैं वो क्या करते हैं, आपके हरे रंग से मतलब घास के रंग से टकराती हैं तो हमारी आंखों पर वे हरे रंग को क्या करती हैं, परावर्तित करती हैं। तो जिस रंग का आपका जो परावर्तन हमारी आंखों पर होता है हमें वह वस्तु उसी रंग की दिखाई पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि प्रकाश की जो गति होती है उसको ओले रोमर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले किस वर्ष में मापा था। तो देखिए आपका ओले रोमर नामक ये वैज्ञानिक था जिसने आपका 1676 में, ठीक है, आपका 1676 में आपकी जो प्रकाश थी उसकी गति को मापा था। और प्रकाश गति होती है वो अगर हम माने वैक्यूम में यानी कि निर्वात में वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 1676 यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि सितारे होते हैं वो चमकते क्यों हैं, या आपसे देखिए मैंने आपको पहले बोला था कि जो क्वेश्चन है वो अपवर्तन पर आधारित है और यहाँ पर आपका सितारे हो टिमटिमाते दिखाई क्यों देते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका जो पहला है कि यहाँ पर आपका जो अपवर्तन होता है उसके कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना कि सूर्य के वायुमंडल में विभिन्न परतें होती हैं और उनका अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। मतलब क्या होता है कि जो सूर्य से प्रकाश आपके आता है, मतलब आपके जब सूर्य के वायुमंडल में तारे स्थित होते हैं तो वहाँ से जो प्रकाश हमारी आंखों में आता है ना,
तो कभी वो जैसे मान लीजिए आपके इस तारे हैं, तो कभी वो सघन, कभी विरल, कभी सघन, कभी विरल, हमारी आंखों तक आते आते वो बहुत सारी परतों से गुजरता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमाते हुए, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तारे टिमटिमाते हुए नहीं होते हैं, लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होता है, हमको दिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य की रोशनी में हरा रंग दिखाई देने वाला अगर कोई कपड़ा है, अगर उसको लाल रंग के अगर कपड़े से लाल रंग के चश्मे देखा जाए तो काला क्यों दिखाई देता है? तो देखिए होता यह है, मान लीजिए कि आपने एक लाल रंग का कपड़ा है, ठीक है, मान लीजिए रेड कलर का कोई भी आपका कपड़ा है, अगर उसमें आपने रेड ग्लास, आपने लाल चश्मा लगा लिया है और अगर उसको आप देखोगे तो आपको वो ब्लैक दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये होता है कि यहाँ पर आपकी जो प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश वो क्या करता है कि लाल रंग के आयाम को एक दूसरे के एक क्या पाए जाते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रंग होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के पूरक रंग होते हैं, इसलिए एक दूसरे के जो आपके प्रकाश के रंग होते हैं इनको ये अवशोषित कर लेते हैं। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, इसका राइट आंसर जाएगा कि कपड़ा लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य है उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, इसलिए हमको वह काला दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनको जो अंतरिक्ष का रंग है वो काला कैसा दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है, ब्लैक इसलिए दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है कि वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है और जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसके भी 2 मिनट बाद हमको सूर्य दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो मैंने आपको बताया था कि अपवर्तन के कारण, और आपको मैंने बोर्ड पे बताया था करके भी कि आपका वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, इसके कारण आपका इस जो सूर्य होता है वो सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी हमको लगभग दिखाई देता रहता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गली के पीछे गली के पीले लाइट का प्रयोग किस में किया जाता है? इसका मतलब ये है कि गली में बहुत सारे आपके लैंप लगाए जाते हैं, तो आपसे ये पूछा है कि उसमें किसका यूजेस किया जाता है। तो देखिए जो पीली लाइट होती है उसका दूसरा नाम होता है सोडियम वेपर लैंप, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपका सोडियम आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आपके जो गली में जो लैंप लगाए जाते हैं, आपको पता है बहुत सारे मंदिरों में और आपके हैं जो हाईवे होते हैं उन पे भी आप ये लगाए जाते हैं, पीला पीला आपने देखा होगा। ठीक है, उनसे आपकी जो येलो लाइट है वो निकलती रहती है, तो इनका आपका सोडियम का यूजेस किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न ये है कि किसी माध्यम के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं? यानी कि किसी माध्यम के द्वारा प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता, है ना। तो गाइज इसको आपके बोलते हैं, इसको आपका बोलते हैं प्रकाश घनत्व, यानी कि उसकी डेंसिटी कितनी है। ठीक है, यानी कि आपका जो प्रकाश है अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि उसकी डेंसिटी कम है, और अगर प्रकाश की गति आपका बहुत कम है उस माध्यम में तो हम कहेंगे वो जो माध्यम है वो क्या है, ज़्यादा डेंस है, मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसे हम बोलते हैं लाइट डेंसिटी, यानी कि प्रकाश घनत्व। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जब प्रकाश एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो बताइए इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका सघन माध्यम में प्रकाश की चाल होती है वो कम होती है, जबकि विरल माध्यम में जो आपकी प्रकाश की चाल होती है वो आपकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका प्रकाश है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो जो स्पीड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, मतलब घटेगी, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि एक माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 1.5 है, तो इसमें प्रकाश की गति ज्ञात कीजिए। तो देखिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है ना म्यू, वो क्या होता है कि भाई स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड, ठीक है, लाइट स्पीड यानी कि प्रकाश की गति अपॉन आपका जो भी मैटर दिया है, जो भी पदार्थ दिया गया है उसकी स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको एक माध्यम है उसका 1.5 दिया गया है, इसकी वैल्यू जो दी गई है 1.5 दी गई है। ठीक है, और आपको यहाँ जो लिया गया है वो लिया गया है लाइट की स्पीड, यानी कि हम बोलेंगे कि 3 × 10⁸ आपको दिया गया है, और यहाँ पर ये आपको ज्ञात करना है कि ये स्पीड क्या है माध्यम में, और ये आपको 1.5 दिया है। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और x का मान अगर हम निकालना चाहें तो ये 1.5 इस 3 × 10⁸ के अपन में आ जाएगा, तो 3 × 10⁸ और यहाँ पर आ जाएगा 1.5, 1.5 से 3 को हल करते हैं तो 2 × 10⁸, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि डॉक्टर सीवी रमन थे, उनके बारे में कौन सा कथन है वो आपका गलत है। तो देखिए भारत का एक महान वैज्ञानिक थे सीवी रमन, उनके बारे में आपसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट है आपका सही है। तो देखिए पहला, इन्हें 1954 में आपका भारत रत्न दिया गया था, बिल्कुल सही है। इन्होंने रमन इफेक्ट यानी कि आपका रमन प्रभाव की खोज की थी और इन्हें 1954 में भारत के सबसे बड़े जो पुरस्कार होते हैं उससे नवाजा गया था, भारत रत्न से। और इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है, रमन इफेक्ट की खोज के लिए ही। और एक और चीज़, इनका जन्म है 1988 में तमिलनाडु में था। तीनों स्टेटमेंट है वो आपके बिल्कुल सही है, लेकिन इन्हें कभी भी नाइटहुड की उपाधि नहीं दी गई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नाइटहुड की उपाधि इनको नहीं दी गई थी। ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर सही है, मतलब ऑप्शन 4 गलत है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बादलों का सफ़ेद रंग क्यों दिखाई देता है। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी घटनाएं होती है जिनके बारे में आपको बताया था कि यहाँ पर आपका जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसके आधार पर बहुत सारी आपकी घटनाएं होती हैं। जैसे आपका बादल होते हैं उनका रंग आपको सफ़ेद दिखाई देता है, आसमान का नीला रंग दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपका सूर्य होता है उसका लाल रंग दिखाई देता है। बहुत सारे आपको मैंने एग्जांपल बताए हैं, आप वीडियो देखेंगे आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश का प्रकीर्णन, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से आपका जो बादल होते हैं वो सफ़ेद दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि प्रकाश के एक पुंज की द्रव में तैरते हुए कण से टक्कर होने पर उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए आपसे यही बोला है कि आपका टिंडल नामक वैज्ञानिक था ना, उसने क्या किया था कि आपके एक ऐसे माध्यम से प्रकाश को गुजारा जिसके माध्यम के कण छोटे छोटे थे, ठीक है। तो अगर हम एक द्रव ले लेते हैं, एक लिक्विड ले लेते हैं, आपके टिंडल वैज्ञानिक ने ऐसा किया था कि अगर हम एक जैसे दूध लिया था उन्होंने, तो दूध के अंदर से मान लीजिए यहाँ से आप टॉर्च यहाँ से देते हो, इसके अंदर टॉर्च लाइट से अगर आप प्रकाश यहाँ पर देते हो, प्रकाश गिराते हो, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो प्रकाश जो है वो इनके कणों को दूर दूर कर देता है, फैला देता है, ठीक है। तो आपसे यही पूछा है कि प्रकाश की एक पुंज जब आपके द्रव के अंदर डाली जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर एक चमक उत्पन्न हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। वहाँ पर जो उनका यहाँ पर एक ये जो आपके कण है वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कहाँ से निकलेंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर आपकी रेलवे भर्ती परीक्षा में 30-40 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब जब वस्तु को अलग अलग स्थितियों पर रखते हैं, मान लीजिए फोकस पर रखते हैं, अनंत और आपका वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, है ना, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, फोकस पर रखते हैं। तो गाइज मैंने आपको एक वीडियो बना रखा है जिसमें गोलीय दर्पण से और गोलीय लेंस से दोनों से आपकी जो इमेज अलग अलग स्थिति पर बनती है वहाँ आपको ट्रिक बता रखी है, ठीक है। अगर आप उस वीडियो देख लोगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने जो क्वेश्चन है ज़्यादा सेलेक्ट नहीं किए हैं, 3-4 क्वेश्चन ही सेलेक्ट किए हैं इस प्रकार से, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक के साथ बता रखा है। आप किसी का भी आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो कि वहाँ पर कौन किस स्थिति में वस्तु को रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आकार कैसा बनेगा, उसको आप वीडियो को देख लेना, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता रखा है। तो देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है अगर अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर आपकी प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं तो सीधी सी बात है अपवर्तन के बाद आपको ये पहला नियम है कि मुख्य फोकस पर जो भी आती हैं वो आपके कहाँ से निकलती हैं, आपके मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि अगर प्रकाश किरणें मुख्य फोकस पर आपतित होती हैं तो वे आपके जो मुख्य अक्ष होता है उसके समांतर होकर निकल जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न है उसको हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश की कौन सी घटना घटित होती है। मान लीजिए ये कोई सतह है और ये आपकी चमकीली है, अगर प्रकाश इस पर आपके आपतित होता है तो होता यह है कि जो प्रकाश किरणें आपतित होती हैं वो आपके वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती हैं। तो प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। लेकिन परावर्तन भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। उसमें होता है नियमित होता है और विस्तृत होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है नियमित परावर्तन, रेगुलर परावर्तन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी सतह है वो चमकीली होती है और चमकीली सतह होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, जो प्रकाश होता है वो एक निश्चित दिशा में चला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं नियमित यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि समतल दर्पण से बनने वाला जो इमेज होता है वो कैसा होता है, और ये क्वेश्चन है कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो प्लेन मिरर होता है, उससे जो आपकी इमेज बनती है ना वो आपकी बनती है
पार्श्विक उल्टी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पार्श्विक उल्टी बनती है, इसके अलावा आभासी बनती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 है, इसका राइट आंसर जाएगा। देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली आपको बता दूं, जैसे आप नॉर्मली अपना जो ग्लास रहता है, आप रोज अपनी शक्ल शीशे में देखते हो, मिरर में देखते हो, तो वही आपका क्या होता है, समतल दर्पण होता है। और आपने नोटिस भी किया होगा कि जिस हाथ से आप कंघी पकड़ते हो हाथ में, वो हमको उल्टा दिखाई देता है। इसका मतलब कि पार्श्विक उल्टा है ना, यानी कि आपका लेटरल रिवर्स, ठीक है। आपने देखा होगा कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हमको दिखाई देता है, और आभासी होता है ना, वास्तविक नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न होता है कि उत्तल दर्पण का यूज किस में किया जाता है। देखिए उत्तल दर्पण होते हैं, उनका बहुत कम यूज किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के यूजेज हैं सब आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। तो आपका जो रियर व्यू मिरर होता है, मतलब गाड़ी के शीशे होते हैं जिससे हम पीछे की ओर देखते हैं, आपके जो कार होती हैं, बाइक होती है, जो व्हीकल होते हैं, सब में आपके दोनों तरफ आपके मिरर लगाए जाते हैं, और वहाँ से अपने पीछे आने वाले जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं उनको आप उस मिरर के साथ देख सकते हैं। उनको बोलते हैं रियर व्यू मिरर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होती है, यानी कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण को हम क्या करते हैं कि गोले से कटा हुआ मानते हैं। तो इस गोले का जो केंद्र होता है ना, सेंटर सी, इसी को भी वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है उसको देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, ये इसका राइट आंसर है कि उस गोले का केंद्र जिससे आपका दर्पण बना हुआ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका उसी को ही हम उसका वक्रता केंद्र बोलते हैं। अगला प्रश्न है इस बिंदु पर सभी अच्छा ओके यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि जिस बिंदु पर सभी प्रकाश किरणें मिलती हैं उसको क्या कहते हैं। तो देखिए आपका दर्पण हो चाहे लेंस हो, उत्तल हो या अवतल हो, अगर कोई प्रकाश किरण आपके मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मान लीजिए मैंने एक उत्तल लेंस ले लिया और यहाँ से कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से मुख्य अक्ष समांतर आती हैं, वो आपके परावर्तन हो अपवर्तन हो, उसके बाद एक बिंदु से गुजरती है और उस बिंदु को बोलते हैं फोकस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 है, इसका राइट आंसर जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित होता है। देखिए दर्पण होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि 2 सतह होती है। मान लीजिए ये आपका एक दर्पण है, ठीक है, ये आपका एक दर्पण है। मान लीजिए ये वाला दर्पण है, इसको मैंने बाहर से पॉलिश कर दिया, तो अंदर वाली सतह है वो आपका प्रतिबिंबित सतह हो जाएगी, मतलब रिफ्लेक्टिव आपकी साइड हो जाएगी। और अगर मैंने अंदर की वाली सतह पर पेंट कर दिया, कलर कर दिया, तो बाहर वाली ये जो वाली सतह है वो यहाँ पर परावर्तन का कार्य करेगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक बिंदु होता है जो आपका यहाँ पर स्थित होता है, और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ एक मुख्य अक्ष होता है, और यहाँ जो इनके बीच में बिल्कुल बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल यानी कि ध्रुव, ठीक है। यहाँ पर आपका एक बिंदु होता है पोल या ध्रुव उसको बोलते हैं। दर्पण क्या होता है, दर्पण जो होता है उसके मध्य बिंदु होता है, उसको हम दर्पण का ध्रुव या पोल इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे बोला है कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस लंबाई दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो वक्रता त्रिज्या होती है हमेशा फोकस लंबाई क्या होती है, 2 गुनी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर जाएगा कि जो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है फोकस लंबाई की 2 गुनी होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने उनको पहले बताया था कि आपके दर्पण होते हैं, लेंस होते हैं, उनमें अभिसारी और अपसारी में आपको यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है। देखिए अभिसारी क्या होते हैं, ऐसे लेंस या ऐसे दर्पण जो प्रकाश किरणों को एक जगह पर फोकसित कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अभिसारी, है ना, कन्वर्जेंट। और एक होते हैं डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी। अपसारी क्या करते हैं, प्रकाश किरणों को फैला देते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंट कर देते हैं, फैला देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपसे पूछा क्या है, लेंस पूछा है या दर्पण पूछा है। तो देखिए आपसे पूछा दर्पण, तो दर्पण में आपका जो अवतल दर्पण होता है ना वो आपका होता है अभिसारी। अवतल दर्पण जो होता है ना कॉनकेव मिरर, ठीक है, वो आपका होता है अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट। और लेंस की अगर बात करें तो लेंस में होता है उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस जो होता है वो आपका क्या होता है, कन्वर्जेंट लेंस, ठीक है। लेकिन अगर यही बात आपसे पूछ ले कि आपका डाइवर्जेंट यानी कि आप बताइए कि अपसारी लेंस क्या है और अपसारी दर्पण क्या है, तो फिर यहाँ पर जो आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण और आपका अवतल लेंस, ठीक है, ये आपके बन जाएंगे अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट। तो आपसे पूछा गया है कि अभिसारी दर्पण, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी
गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ का सतह का केंद्र क्या कहलाता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है पीछे भी रिपीट हो चुका है कि आपका कोई भी गोलीय दर्पण है, ठीक है, मान लीजिए ये इसको मैंने पॉलिश कर दी, तो ये वाली सतह इसकी हो गई परावर्तक पृष्ठ। तो आपसे पूछा है कि ये जो बिंदु है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका कौन सा बिंदु स्थित होगा, इसकी परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है। अच्छा, केंद्र आपसे पूछा है, तो केंद्र जो होता है आपका होता है ध्रुव। क्या होता है? ध्रुव होता है, पोल होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी प्लस की 15 सेमी है, तो आपसे पूछा है कि बताइए यह किस प्रकार का दर्पण है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ है वो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखनी है कि प्लस माइनस है वो आपके कार्तीय चिन्ह परिपाटी होते हैं, उसके आधार पर तय होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो प्लस की फोकस दूरी होती है हमेशा उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की होती है, ठीक है। यानी कि कॉन्वेक्स वर्ड जो है, मतलब उत्तल जो है, उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, इसके लिए फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और अगर कॉनकेव है, कॉनकेव यानी कि आपका अवतल, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए हमेशा जो आपका फोकस दूरी होता है नेगेटिव लेते हैं। तो आपसे प्लस दिया गया है, इसका मतलब क्या है, या तो उत्तल दर्पण होगा या उत्तल लेंस होगा। तो आपको दर्पण दिए हैं, इसका मतलब क्या है, उत्तल दर्पण है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर अभिसारी दर्पण के सामने रखेंगे तो बताइए उसका आकार है कैसा होगा। तो देखिए अगर मुख्य फोकस पर अभिसारी दर्पण, अभिसारी का मतलब अवतल दर्पण, ठीक है, तो अगर अवतल दर्पण ये वाला है, अगर आप यहाँ पर किसी वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस पर, ये इसका मान लीजिए फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र सी है, और अगर आपने वस्तु को यहाँ पर रख दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक प्रकाश किरण गुजारेंगे इधर, है ना, जो आपका एक प्रकाश किरण इधर गुजारेंगे फोकस से, और मुख्य अक्ष समांतर आती है, ठीक है, तो ये आपकी गुजरेगी यहाँ से, ठीक है, दूसरी गुजारेंगे इसके पोल पर, वो गुजरेगी ऐसे, यानी कि आपकी जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा इन्फिनिटी पर। और जो आपका वस्तु का प्रतिबिंब है वो इन्फिनिटी पर बनेगा, तो सीधी सी बात है उसका जो आकार है बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि अनंत है, वो बहुत दूरी पर स्थित माना जाता है, इसलिए जो आकार है बहुत ही बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न ये है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण की फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है, तो बनने वाली छवि कैसी होगी, ठीक है। तो देखिए गाइस, मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप ना इन चीज़ों को एक बार वीडियो से कंप्लीट कर लीजिए। वहाँ पर मैंने आपको एक ही चीज़ें सारी आपको ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पर आपको समझा रखी है कि वस्तु को आपके किस किस स्थिति पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। तो आपका जो यहाँ पे बात हो रही है आपका अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में सिर्फ एक स्थिति में आभासी व सीधा बनता है, जबकि 5 स्थिति होती हैं जिनमें आपका हमेशा वास्तविक व उल्टा ही बनता है। और वो स्थिति कौन सी होती है जब आपका आभासी बनता है, तो आभासी बनता है जब आप फोकस और आपका जो प्रकाश, आपका जो ध्रुव होता है पोल, इनके बीच में रखते हैं। तो यहाँ पर आपसे बोला है वक्रता केंद्र सी व एफ के बीच में रखा है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ प्रतिबिंब हमेशा बनेगा आपका वास्तविक उल्टा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि एक वस्तु को अवतल लेंस के सामने अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखा गया है। कहाँ पर रखा गया? अवतल लेंस से। और अवतल लेंस के बारे में आपको बता दूं, अवतल लेंस में आपका जो प्रतिबिंब होता है वो आपका सिर्फ 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं। क्या बनते हैं? सिर्फ 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं अवतल लेंस में, और दोनों ही आपको ध्यान रखना, दोनों ही क्या होते हैं? आपके आभासी होते हैं। ठीक है, दोनों स्थितियों में क्या होते हैं? आभासी होते हैं। और यहाँ से पूछा कि अवतल लेंस है, और अवतल लेंस में जब हम वस्तु को रखते हैं कहाँ पर? आपका अनंत और आपका दर्पण के ध्रुव के बीच, तो आपको ध्यान रखना है वस्तु का जो आकार है क्या बनेगा? आपका वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी बनने के साथ साथ आपका जो आकार है वो भी क्या होगा? आपका छोटा होगा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि 5 स्थिति होती है जिनमें वास्तविक उल्टा बनता है, लेकिन एक स्थिति होती है जहां पर अगर ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो वहां पर ये छठी स्थिति होती है। और इस स्थिति में जो आपका वस्तु होता है उसका जो इमेज बनता है वो क्या बनता है? आभासी बनता है, वर्चुअल बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बनेगा आपका आभासी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि अवतल आपका उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है?
तो मैंने आपको बताया था उत्तल दर्पण हो उत्तल लेंस हो, दोनों की जो फोकस लंबाई होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। अगला प्रश्न है वाहनों में हेडलाइट में कौन से दर्पण का यूज किया जाता है। तो देखिए दर्पण की अगर बात करते हैं, दर्पण के यूजेज है मैंने आपको बताया था, और दर्पणों में आपका जो अवतल दर्पण होता है उसका उपयोग आपके जो हेडलाइट होते हैं उनमें किया जाता है। ठीक है, ये आपको मैंने यूज कराए थे, उन्होंने आपको करा दिया है। अगला प्रश्न है वो ये है कि एक दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है उसको क्या कहते हैं। अब देखिए आपके जो दर्पण होते हैं वो दो होते हैं, एक ये होता है एक ये होता है। अगर बाहर की ओर पॉलिश कर देते हैं ये बन जाता है अवतल, क्या बन जाता है, अवतल। और अगर अंदर की ओर पॉलिश कर दें ये बन जाता है उत्तल। तो आपसे पूछा है कि वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ी हो, मतलब ये देखिए अंदर वाली, ठीक है, ये अंदर वाली, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अवतल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवतल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा, कॉनकेव मिरर। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अवतल दर्पण का यूजेस नहीं है। तो देखिए अवतल दर्पण होते हैं उनके यूजेस मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। तो सर्च लाइट में आपका सर्च लाइट होती है, उसमें आपका जो सोलर फर्नेस होते हैं, सौर भट्टी, उसमें भी, हेडलाइट में भी, तीनों जगह आपका अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। लेकिन रियर व्यू में आपका उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका यूजेस किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। देखिए आपका जो परावर्तन है उसका जो रूल है वो ये कहता है कि आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण। और वैसे भी अगर आप डायग्राम के माध्यम से समझना चाहते हैं, मान लीजिए ये आपका कोई माध्यम है, ये इसका अभिलंब है और यहाँ से एक प्रकाश किरण आ रही है, इधर जा रही है, इसका कोण I है, ये इसका कोण R है। तो आपसे पूछा गया है कि अगर ये कोण 30 डिग्री है तो R का मान बताइए। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जितना कोण होता है उतना कोण ये होता है, तो 30 ही ये हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अपसारी दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, दर्पण की बात हो रही है। अपसारी, अपसारी का मतलब जो प्रकाश किरणों को फैला देता है, डाइवर्जेंट कर देता है। तो आपका जो अवतल होता है, अवतल क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए अवतल दर्पण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसको आपका कहते हैं अपसारी। अच्छा, दर्पण की बात हो रही है, ओके ओके, दर्पण की बात हो, दर्पण में आपका जो उत्तल दर्पण है इसका राइट आंसर आ जाएगा, है ना, वो लेंस का था। ठीक है, तो उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, वो क्या करता है, प्रकाश किरणों को डाइवर्जेंट कर देता है। ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं। ठीक है, आपसे ये बोला कि मान लीजिए कोई गोला है, ओके, देखिए मान लीजिए कोई गोला है, ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम दर्पण है यहाँ से बना लेते हैं और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है इसको बोलते हैं इसका व्यास। तो देखिए ये जो होता है ना इसको हम बोलते हैं जो व्यास होता है इसको बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं, अपर्चर। यानी कि आपका जो लेंस होता है, आपका मोबाइल का फ़ोन का जो कैमरा है उसमें अपना आपने देखा होगा आपका लिखा रहता है कि अपर्चर कितना है, 1.8 है, 2.0 है, कितना अपर्चर है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, यानी कि छिद्र बोलते हैं कि कितना बड़ा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं। जो गोलाकार दर्पण होता है उसका जो व्यास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, व्यास बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला कि कौन सा शीशा आवर्धक होता है। आवर्धक का मतलब क्या होता है, जो वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका आवर्धक। तो देखिए आवर्धक जो होता है वो आपका होता है हमेशा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग आपके सूक्ष्मदर्शी होते हैं, ठीक है, आपके जो मैग्नीफिकेशन लेंस होते हैं, साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है उसके रूप में भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है वो आपसे पूछा गया कि एक साधारण आवर्धक शीशा होता है, साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है, इसमें आपके क्या क्या शामिल होते हैं। तो देखिए आपका एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है ना, इसमें आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि उसमें क्या क्या पाया जाता है। देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि एक छोटी फोकस लंबाई का उत्तल लेंस होता है। यानी कि नॉर्मली जो उत्तल लेंस होता है ना आपका, जिसमें आपकी छोटी फोकस लंबाई होती है, छोटा सा, आपने देखा होगा इसका जो इसकी साइज होती है वो इस प्रकार से होती है, आपने देखा होगा इसको कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साधारण सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है, जिसकी फोकस लंबाई होती है बहुत कम होती है और ये उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसकी वजह से होता है। देखिए अगर आप किसी पानी से भरी हुई बीकर में आप अगर किसी भी पेंसिल को डालते हो, पेन को डालते हो, चम्मच को डालते हो, आपको यहाँ से मुड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है आपका अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। ओके, चलिए
अगला प्रश्न ये है कि हीरे का चमकना किस घटना पर आधारित है। तो देखिए हीरा जो चमकता है वो आपको बताया था, हीरा जो चमकता है वो आपका चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या बोले तो फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। तो आपको बताया था वायु का होता है 1303, ठीक है, याद हो जाएगा ना, 1.303, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड है ना, वो राइट आंसर जाएगा 1.30 और 3, ओके, याद हो जाएगा 303, ठीक है, ये इसका राइट आंसर जाएगा 303, ओके। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है। गर्मी के प्रभाव संबंधित का मतलब है कि जो आपका जो प्रकाश पर इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है, प्रकाश का जिससे कोई संबंध नहीं है वो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका कंडक्टिविटी है, रेफ्रेक्टिव है, रेडिएक्टिव है और कनेक्टिव है, ये 4 चीज़ें आपको दी गई हैं। तो रेफ्रेक्टिव है, ठीक है, ये इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका रेफ्रेक्टिव है मतलब अपवर्तन, ठीक है। अच्छा, गर्मी के प्रभाव से पूछा गया है, प्रकाश से नहीं पूछा गया है, गर्मी के प्रभाव से यानी हीट पर आधारित आपका पूछा गया है। तो देखिए कंडक्टिव होता है, कंडक्टिव का चालन होता है, रेडिएक्टिव होता है, कनेक्टिव होता है, लेकिन जो आपका रेफ्रेक्सिव है ना, ये आपका प्रकाश से संबंधित है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, ओके ओके। तो रेफ्रेक्टिव है, अपवर्तन है, वो आपका इससे संबंधित नहीं है, प्रकाश से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक कितना होता है। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, अगर एक ही माध्यम का निकालें तो देखिए आपने देखा होगा कि निर्वात जो होता है, निर्वात का होता है आपका 1, लेकिन निर्वात को छोड़कर अगर किसी का भी अपवर्तनांक निकालते हैं वो हमेशा 1 से ज़्यादा ही होता है। जैसे हवा की बात करें तो 1.303 अभी बताया था, हीरे का, आप किसी का भी, वाटर का 1.33, किसी का भी निकाल के देखेंगे तो आपके 1 से ज़्यादा ही होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड है ना, इसका राइट आंसर आएगा मोर देन 1, ठीक है, 1 से ज़्यादा ही होता है आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि आपका सघन से विरल में जाता है तो सीधी सी बात है उसकी जो गति है वो तो इंक्रीज होगी, गति क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके अलावा विरल माध्यम में जा रही है तो क्या होगी, अभिलंब से दूर भी हटेगी। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए अभिलंब से दूर भी हटेगी और स्पीड भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर अभिलंब से दूर हटेगी और आपका स्पीड बढ़ेगी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी में भरा हुआ नींबू जो होता है हमें वास्तविक आकार से बड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है। तो यह आपका होता है अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। ओके, अगला प्रश्न है कि हीरे का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हीरे का, वो होता है 2.42। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा 2.42 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कम माध्यम सघन है। अच्छा, जिसका आपका सघन माध्यम कम है मतलब वो विरल माध्यम है। तो आपको देखिए हवा जो होती है ना, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है 1.303। इनका तो आपका ज़्यादा होता है, वाटर का 1.33 होता है, हीरे का 2.42 होता है। ठीक है, तो सबसे कम आपका क्या होता है, हवा का ही होता है। ऑप्शन नंबर 1 है, इसका ही होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य है वो हमें दीर्घ वृत्ताकार क्यों दिखाई देता है। तो आपने देखा होगा सूर्य जो होता है वो हमें एक गोलाकार न देकर सुबह और शाम के समय दीर्घ वृत्ताकार की तरह हमको दिखाई देता है, वो आपके अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, अपवर्तन के अन्य उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, आपका जो कुआं है उसका पैंदा हमको उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा पानी में अगर कोई चीज़ रखी गई है, पेंसिल वगैरह रखी गई है, वो हमें झुकी हुई या मुड़ी हुई दिखाई देती है। और सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त से बाद और सूर्योदय से पहले हमको सूर्य है वो कुछ समय तक दिखाई देता है, वो भी आपके अपवर्तन के कारण ही होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इस प्रकाश सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो बताइए इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आपका जो प्रकाश होता है ना वो सघन माध्यम में उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि विरल माध्यम में उसकी स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। तो अगर सघन से विरल में जाएगा तो उसकी गति क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपवर्तनांक का सही आरोही क्रम है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपवर्तनांक याद करना होगा, मतलब किसका अपवर्तनांक कितना कितना होता है। ठीक है,
फिलहाल जो इसका राइट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4, यानी कि बर्फ़ का क्या होता है, वाटर के बराबर ही होता है, 1.33 के समथिंग। उसके बाद में कैरोसिन, बेंजीन, सैदा नमक, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर आ जाएगा रेफ्रेसिव इंडेक्स का बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि आरोही क्रम। ओके, अगला प्रश्न है, आपसे बोला गया है कि किस स्थिति में अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही सतह पर स्थित होती हैं। इन विच केस नॉर्मल बीम योवर रे, ओके इनको मैं सही कर लेता हूँ, थोड़ा सा एरर है। ओके, तो यहाँ पर आपको बताया है कि अभिलंब किस स्थिति में जो माध्यम पर अभिलंब होता है वो आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही सतह पर स्थित होती हैं। अब देखिए आपका जो अपवर्तन है उसका भी रूल है और अपरावर्तन दोनों का रूल है, बस उसमें थोड़ा डिफरेंट ये है कि यहाँ पर परावर्तित किरण की जगह अपवर्तित किरण आता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर 2 है ना, वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही स्थितियों में आपका जो रूल है वो यहाँ पर लागू होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण व परावर्तित किरण बोल लो और अभिलंब तीनों एक ही सतह में एक ही सरफेस पे स्थित होते हैं। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपका जो प्रकाशिक तंतु है, ऑप्टिकल फाइबर है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मैंने आपको बताया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या बोले तो फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस पर आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है वो आपका कार्य करता है। हीरे का चमकना, मृगमरीचिका आदि, ये भी आपके जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है TIR, इस पर डिपेंड करते हैं। ओके, अगला जो प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है कि एक लेंस है उसकी जो शक्ति होती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो देखिए एक लेंस होती है ना, उसकी शक्ति जो होती है, आपको बताया था कि लेंस की जो पावर होती है वो हमेशा उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, P = 1/f, और जो शक्ति होती है उसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि अवतल लेंस की नाभीय लंबाई क्या होती है। नाभीय लंबाई का मतलब क्या है? एक प्रकार से आपसे पूछा गया है इसकी जो फोकस दूरी है वो ही पूछा गया है, यानी कि इनडायरेक्टली आपसे ये पूछा गया है कि एक अवतल लेंस जो होता है उसकी आपका नाभीय लंबाई यानी कि जो फोकस दूरी है वो क्या होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ओके, नेगेटिव होती है। अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, इनकी जो फोकस दूरी होती है नेगेटिव होती है, जबकि आपका उत्तल है, उत्तल लेंस ले लो, उत्तल दर्पण ले लो, इनकी क्या होती है? आपकी जो फोकस दूरी है हमेशा पॉजिटिव होती है। ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा, नेगेटिव होती है। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लेंस बनाने के लिए किसका यूजेस नहीं किया जाता। ठीक है, यानी कि लेंस वो बनाया जाता है तो किस किस से बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लेंस होता है ना, लेंस आपके मिट्टी से नहीं बनता है, कांच का बन सकता है, पानी का बन सकता है, प्लास्टिक से बन सकते हैं, मिट्टी से कभी भी लेंस नहीं बनता। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है किस लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर किया जा सकता है, मतलब मायोपिया को हम दूर कर सकते हैं। तो बताया था निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, व्यक्ति को निकट की वस्तु दिख जाती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती हैं। इसके लिए हम करते हैं अवतल यानी कि कॉनकेव लेंस का यूजेस। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि वह विकार जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता है उसे क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो व्यक्ति होता है उसको दूर की वस्तुएं दिख नहीं पाती हैं लेकिन पास की दिख जाती हैं, उसे बोलते हैं दूरदर्शी दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। और आपको पहले ही मैं आई वाला चैप्टर करा चुका हूँ, जो भी दोष होते हैं उनको दूर करने के इलाज बता चुका हूँ, उनको आप देख सकते हैं। और उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के वो कॉन्वेक्स लेंस है उसके चश्मे बनाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष जो होता है उसमें पीड़ित व्यक्ति को जो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनने के बजाय किस बिंदु पर बनता है। तो होता क्या है, आपका दूर दृष्टि से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को दूर की वस्तु दिख जाती हैं लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखती है। उसमें क्या होता है कि आपका जो दूर बिंदु होता है ना वो आपका रेटिना पर वो आपका अनंत पर ना होकर दूर बन जाता है। मतलब क्या होता है, उसका जो प्रकाश किरणें होती हैं वो रेटिना पर फोकसित ना होने के बजाय रेटिना के पीछे बन जाती है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाइपरमेट्रोपिया जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका इलाज किस लेंस के द्वारा होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि व्यक्ति को ना आपका निकट की वस्तु दिख जाती है, दूर की नहीं दिखती है। ठीक है, निकट की, अच्छा ये आपका होता है दूरदृष्टि दोष। मतलब क्या होता है कि दूर की दिख जाती हैं निकट की नहीं दिखती हैं हाइपरमेट्रोपिया में। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका उत्तल का। ठीक है, इसके लिए हाइपरमेट्रोपिया जो होता है इसमें हम उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि दो फोकस दूरी वाले लेंस का यूजेस किस दोष से पीड़ित व्यक्ति में किया जाता है। मतलब बाई फोकल लेंस जो होता है उनका यूजेस कहाँ किया जाता है। तो होता क्या है कि आपके ऐसे लोग जिन्हें क्या होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ना तो पास की वस्तु दिखती हैं ना ही दूर की दिखती हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो आपके दोनों प्रकार के चश्मे दोनों प्रकार के लेंस एक ही चश्मे में डलवा लेते हैं, जिससे क्या होता है आपके दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोनों का ही यूजेस आपकी बीमारी हो जाए दूर हो जाती है। यानी कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही प्रकार के आपके दोष से युक्त जो व्यक्ति होते हैं वो आपके इस प्रकार के दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग करते हैं। अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि रोशनी के लिए एक साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल का यूजेस क्यों किया जाता है। मतलब आपको पता है कि एक जो बल्ब होता है नॉर्मली जो लेके आते हैं वो 100 वोल्ट का आता है, लेकिन एलईडी आपको पता है 5 वोल्ट के ले लिए, 7 की, 9 की, आप किसी की भी ले सकते हैं। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि एक बल्ब जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, एक एलईडी आप 10 एलईडी लगा देंगे, 12 एलईडी लगा देंगे, वो एक बल्ब के बराबर ही एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इसलिए उनकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हम क्या करते हैं एलईडी का यूजेस करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का यूजेस किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको उत्तल लेंस, अवतल लेंस सबके यूजेस करा चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो माइक्रोस्कोप है यहाँ पर आपका जो उत्तल लेंस है इसका यूजेस किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक थिएटर में 3D मूवी देखते समय विशेष चश्मे क्यों यूज में लिए जाते हैं। तो होता क्या है कि आप कोई भी 3D फिल्म देखते हैं तो वहाँ पर 3D ग्लासेस है वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो आपसे यही पूछा गया कि 3D जो ग्लासेस हैं उनका यूजेस क्यों किया जाता है। तो होता है कि 3D फिल्म होती है ना, वहाँ पर क्या होते हैं कि स्पेशल कलर्स आपके दिए जाते हैं और वो क्या होते हैं नॉर्मली हमारी आंखों से हम उनको विजुलाइज नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए हमें 3D ग्लासेस लगाने पड़ते हैं ताकि हम जो फिल्म है उसका अच्छा मजा ले सकें, जो भी क्वालिटी है, जो भी कलर्स हैं वो हमको सही रूप से दिख सकें। इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका राइट आंसर जाएगा कि 3D फिल्में होती है उनमें एक विशेष रंग के इस्तेमाल किए जाते हैं, विशेष रंग इस्तेमाल किए जाते हैं और जो हमारी साधारण आंखें उनको नहीं देख सकती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ये है पेरिस्कोप बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको दर्पण लेंस सबके उपयोग करा चुके हैं। तो साधारण जो आपका साधारण आपके जो दर्पण साधारण आपके शीशे होते हैं इनका यूजेस किया जाता है पेरिस्कोप बनाने में। ठीक है, नॉर्मल जो ग्लासेस होते हैं इनका यूजेस किया जाता है आपका पेरिस्कोप बनाने में। ओके गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने करे हैं ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशी के बारे जो भी क्वेश्चन है उनको। और न्यूमेरिकल गाइस मैंने आपको ऑलरेडी पहले करा दिए, मगर दर्पण सूत्र थे उस पर क्वेश्चन आपको पहले करा दिए थे, लेंस सूत्र थे उस पर आपको पहले करा दिए थे, लेंस की शक्ति पर जो क्वेश्चन थे वो आपको ऑलरेडी करा दिए थे। और इससे अलावा कोई क्वेश्चन था भी नहीं, आपके लेटेस्ट क्वेश्चन में लेटेस्ट भर्ती में पूछा गया तो उनको मैंने आपको करा दिए हैं जो भी क्वेश्चन थे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। चैनल पर आप नए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और एसएससी का अगर आप फ्री में टेस्ट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।